साइंस एजुकेशन 01 चैनल में मैं सरोज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा पदार्थ के रसायन अवस्था की, यानी दूसरा जो है हम यौगिक पे चर्चा करेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 9th 10th 11th 12th संबंधित हर विषयों का सिलेबस दिया जाएगा एंड अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज हम आते हैं, बात करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में अनुपाती संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अनुपाती संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। ठीक, जैसे देखिए ये H और ये O, ये दोनों मिलेंगे तो हमको बनता है H2O, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो इसके साथ क्या बनता है? H2O बनता है। ठीक, यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अनुपाती संयोग करेंगे तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं, यहाँ पे अगर हम चाहेंगे कि H3 आप प्लस O मिला दे और ये बना दे यौगिक, तो ये यौगिक नहीं कहलाएगा। ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं, इनका जो भार भी होता है ना वो एक निश्चित में होता है। ठीक, तो कभी भी देखिएगा अगर हम अकेला चल रहे हैं ना तो हम तत्व है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करेंगे ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए ना, आप खुद से Na+Cl, एक सोडियम के अणु और एक किसके अणु? क्लोरीन के अणु। ऐसे एक नया पदार्थ बन गया। क्या बन गया? NaCl। तो ये जो नया पदार्थ बना ना इसी को तो हम लोग यौगिक कहते हैं। देखिए ये एक अनुपात में है, ये भी एक अनुपात में है, यानी कि अब हम चाहेंगे कि बना दे कि Na2, और देखिए यहाँ पे हम इसको दो ले Na2 और प्लस Cl, तो ये नहीं बनेगा अभिक्रिया। Na2Cl ये अभिक्रिया नहीं होगा। यानी कि सुन लीजिए, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। यानी कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा? यौगिक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बबुआ? यौगिक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? यौगिक का निर्माण होगा। यौगिक सुन लीजिए, यौगिक में जो भार होता है ना वो भी एक किस में होते हैं? एक निश्चित अनुपात में होते हैं। भार भी क्या होते हैं? एक निश्चित अनुपात में होते हैं। एक और चीज सुन लीजिए, एक बात बताइए, ये अलग तत्व है, ये अलग तत्व है। पूछ देगा क्वेश्चन कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको यौगिक कहते हैं। तो क्या यौगिक का गुण इसके तत्वों से मिलता जुलता है? नहीं। ये देखिए ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये जो बना ये क्या है? द्रव है। ये क्या है? द्रव है। ये गैस है, ये गैस है, देखिए, लेकिन जो बना क्या है? द्रव है। यानी कि जो यौगिक होता है ना, जिससे मिलकर बना होता है ना, तो इसका जो गुण होता है ना वो इस सबसे क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे Na है, Cl है, ये सबको नॉर्मली हम लोग खा नहीं सकते हैं, लेकिन इससे बना क्या है? NaCl, इसको हम लोग खा सकते हैं। ठीक, तो जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे बबुआ? इसको कहेंगे यौगिक। जैसे में एक दोस्त एक और दोस्त आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो इसको क्या कहेंगे लोग? यौगिक कहेंगे लोग। जैसे यानी कि दो लोगों को आप बुला रहे हैं अपने पास, आप एक दो ये जो भी निश्चित अनुपात में बुला रहे हैं कि आप लोग आइएगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये यौगिक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। ठीक, यौगिक देखिए, यौगिक जो बनते हैं ना, जिस बंधन द्वारा आपस में जुटे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, सुन लीजिए, बंधन। यानी कि ये दो तत्व जिस बंधन द्वारा जुटेंगे ना, जिस बल द्वारा जुटेंगे उसको कहते हैं लोग बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधन कहते हैं। बंधन कई प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन, एगो होते हैं आयनिक बंधन। सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन, एगो आयनिक बंधन होते हैं। तो आयनिक बंधन में हम आप लोग को बता देते हैं, एक बार चर्चा कर देते हैं कि आयनिक बंधन पूछता भी है कि आयनिक बंधन, तो आयनिक बंधन में धातु और एक क्या होते हैं? अधातु। धातु और एक क्या होते हैं? अधातु। ये धातु और अधातु आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? आयनिक बंधन। लेकिन सहसंयोजक होता है, सहसंयोजक बंधन। तो सहसंयोजक बंधन में सुन लीजिए, अधातु और अधातु आपस में मिलते हैं। अधातु और अधातु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। और एक होता है उप सहसंयोजक। उप सहसंयोजक होता है, इस पर भी हम बात चर्चा कर लेते हैं। हालांकि सब पे एक विशेष हम वीडियो बनाएंगे सभी बंधन पे। इसमें भी अधातु और अधातु आपस में मिलते हैं।
तो किसका निर्माण होता है? उपसंयोजक बंधन का होता है। कई बार पूछा है कि आयनिक बंधन का निर्माण करते हैं, धातु और अधातु आपस में मिलेंगे ना तो आयनिक बंधन का निर्माण होगा, और अधातु और अधातु आपस में मिलेंगे तो सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है और उपसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। हम यौगिक पढ़ा रहे हैं, हालांकि सबसे मजबूत बंधन पूछेगा तो आयनिक बंधन होता है। सहसंयोजक बंधन का मतलब हुआ ना कि अगर आप हमसे 2 रुपया ले रहे हैं तो आप भी हमको कितना रुपया दीजिए? 2 ही रुपया दीजिए। यानी कि समान इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यानी समान संयोजकता वाले, सुन लीजिए, यानी कि समान संयोजकता वाले तत्वों को क्या कहते हैं? जो बनते हैं यौगिक, उसी को कहते हैं सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यानी कि हम अपने घर, अपने चाचा के घर 5 को कुर्सी दिए तो हमारे घर भी जरूरत पड़ेगा तो कितना लाएंगे? 5 ही कुर्सी लाएंगे। तो इससे जो बनता है ना, इसी को कहते हैं सहसंयोजक यौगिक कहते हैं या सहसंयोजक बंधन कहते हैं। हम आते हैं आप लोग को, यौगिक को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। यौगिक को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? यौगिक को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। हालांकि कार्बनिक और अकार्बनिक के पहले एक चर्चा कर ले, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में कि यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बबुआ, यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अणु कहलाती है। यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अणु कहलाती है। अब पूछा जाता है कि अणु किससे मिलकर बने होते हैं? तो अणु बबुआ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एक और इससे पूछता है कि क्या अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? हाँ, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, लेकिन पूछ देगा कि क्या अणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं? नहीं, लेकिन परमाणु रासायनिक अपक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे? नहीं, अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। अब परमाणु नहीं, लेकिन अणु अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन परमाणु अपक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अणु। 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? यौगिक का निर्माण होगा। यौगिक को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। आते हम चर्चा करते हैं। यौगिक को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और अकार्बनिक का मतलब होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हम आपको बता देते हैं कि दोनों का परिभाषा बता देते हैं, फिर आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जो कार्बन की सहायता से बनते हैं ना, यानी कि कार्बन की सहायता से बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन की सहायता से बने हुए पदार्थ को क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन की सहायता से बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं बबुआ? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन कार्बन, बिना कार्बन की सहायता से बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? अकार्बनिक कहते हैं। जिसमें कार्बन हो उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक, और जिसमें न हो उसको अकार्बनिक कहते हैं। जिसमें कार्बन हो उसको कार्बनिक, जिसमें न हो उसे अकार्बनिक कहते हैं। हालांकि कार्बन, सुन लीजिए, यानी कि वैसा, एक और आपको बता देते हैं कि वैसा पदार्थ जिसको जलाने पर काला हो जाए, काला, वैसा पदार्थ जिसको जलाने पर काला हो जाए वह कार्बनिक यौगिक कहलाएगा, और जो काला न हो वो क्या कहलाएगा? अकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। जिसको जलाने पर काला हो जाए तो कार्बनिक, न काला हो तो अकार्बनिक कहलाएगा। कागज को जलाइएगा तो भी काला, बोर्ड को जलाइएगा ये भी काला हो जाएगा। हमको यानी दुनिया के यानी जो भी दिखाई दे रहा, ईटा को जलाइएगा तो काला होगा नहीं, तो ईटा क्या हो जाएगा? अकार्बनिक। कुर्सी को जलाइएगा काला हो जाएगा, फैन को जलाइएगा काला हो जाएगा, मोबाइल को जलाइएगा काला हो जाएगा। जिसको जलाने पर काला हो जाए वो सबके सब क्या कहलाते हैं? कार्बनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बनिक कहलाते हैं। कार्बनिक में कार्बन होना अनिवार्य है। जो यौगिक कार्बन की सहायता से बनते हैं उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यानी कि कार्बन का 2-3 गो अपरूप होता है। एक होता है कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट, एक होता है बबुआ हीरा, और एक होता है फुलेरिन। एक क्या होता है? फुलेरिन होता है। ये 3 गो पूछेगा कहीं कि कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ग्रेफाइट, हीरा और एक फुलेरिन होते हैं। कौन कौन होते हैं बबुआ? ग्रेफाइट, हीरा, एक फुलेरिन होते हैं। अब हम आते हैं कार्बनिक यौगिक को मुख्य रूप से समझते हैं, इसके बाद अब फिर आप लोग को और कार्बनिक बताएंगे। अब हम कार्बनिक यौगिक में बता देते हैं बबुआ आपको कि सबसे पहले सुन लीजिए कि कार्बन की सहायता से बने हुए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक।
कार्बनिक यौगिक के बारे में सबसे पहला जो सिद्धांत था ना, इनके बारे में जो पहला सिद्धांत दिए थे ना, वो किसने दिया था बबुआ? बर्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था बबुआ 1815 ईस्वी में दिए थे। इन्होंने दिया था, इन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिए थे। किसने दिया था? कौन से दिया था बबुआ? जैव शक्ति सिद्धांत। किसने क्या दिया था बबुआ? जैव शक्ति सिद्धांत। और कब दिया था? 1815 ईस्वी में दिए थे। ये बताते जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है। इन्होंने बताया कि जो जंतुओं और पेड़ों से जो प्राप्त होते हैं ना, उसी को कहते हैं कार्बनिक यौगिक। जंतुओं और पेड़ों से जो प्राप्त होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जंतुओं और पेड़ों से जो प्राप्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। जैव शक्ति सिद्धांत को किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। यही बात इन्होंने इसमें बताए थे। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि इन्हीं का स्टूडेंट एगो बोहलर नामक थे। इन्हीं का स्टूडेंट बोहलर थे। कौन थे बबुआ? बोहलर। इन्हीं का शिष्य थे। उन्होंने क्या किया कि 1828 ईस्वी में, 1800 कब बबुआ? 1828 ईस्वी में अमोनिया साइनेट को NH4CnO यानी अमोनिया साइनेट को जब इन्होंने गर्म किए ना, क्या किया बबुआ? गर्म किए तो इन्होंने एक नया पदार्थ का संश्लेषण कर दिया प्रयोगशाला में, NH2CONH2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? यूरिया कहते हैं। तो कहा जाएगा कि यूरिया का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? तो बोहलर किए थे। किसने किया था? बोहलर किए थे। कब किए थे? 1828 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1828 ईस्वी में किए थे। देखिए, हमेशा चेला चालाक हो जाता है, गुरु चेला चीनी हो जाता है। तो आइए हम इस पे देखिएगा, यहाँ पे इन्हीं का चेला था बोलर। और 1828 ईस्वी में क्या कर दिए थे? अमोनिया साइनेट को गर्म किया तो एक नया पदार्थ बना, जिसको हम लोग कहते हैं यूरिया कहते हैं। यूरिया में एक और क्वेश्चन पूछता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। कितनी होती है? 46% होती है। प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ का जो संश्लेषण हुआ था वो किसने किया था? बोहलर। देखिए, इनकी बातों को किसने काट दिया? इनका स्टूडेंट ही काट दिया, इनका शिष्य ही काट दिया। ये बताए थे कि जो भी कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ को बनाया नहीं जा सकता है। यानी कि कार्बनिक पदार्थ जो होंगे वो या तो जीव से प्राप्त होंगे, नहीं तो जंतु से प्राप्त होंगे, नहीं तो पेड़ पौधे से प्राप्त होंगे। यानी कि जो यहीं से प्राप्त होंगे, नया बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन बोहलर साहब ने क्या किए? बनाया। हालांकि बोहलर साहब को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। बोहलर साहब को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। अगर कह देगा कि कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो एमाइल फिशर को मिला था। किसको मिला था बबुआ? एमाइल फिशर को मिला था। कब मिला था? 1902 ईस्वी में मिला था। आप पूछ देगा कि इनको एमाइल फिशर को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? तो इनको चीनी और प्यूरिन के संश्लेषण के संबंध में मिला था। चीनी और प्यूरिन के संश्लेषण के संबंध में एमाइल फिशर को पहला नोबेल पुरस्कार 1902 ईस्वी में मिला था। कब मिला था बबुआ? 1902 ईस्वी में मिला था। ठीक, हम आते हैं अब इनके गुण के बारे में कुछ जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनके गुण क्या होते हैं। पहला हालांकि पूछ देगा आपसे कि पहला जो होता है ना कि कार्बनिक रसायन का कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण कब हुआ था प्रयोगशाला में? तो 1828 में हुआ था। किसने किया था? बोहलर। और कौन हुआ था? यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट? 46% होता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। यूरिया का जो संश्लेषण हुआ वो किसके गर्म करने पर हुआ था? अमोनिया साइनेट के। किसने? अमोनिया साइनेट को। जैव शक्ति सिद्धांत को किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। कब दिया था? 1815 ईस्वी को दिया था। कब दिया था? 1815 ईस्वी को। जैव शक्ति सिद्धांत जो होता है ना, इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी कार्बनिक जो पदार्थ होगा ना, वो या तो किससे बनेगा? या तो जंतु से बनेगा, नहीं तो जीव से बनेगा, नहीं तो पौधे से बनेगा। अब हम आते हैं इनमें, हम ये बता देते हैं आपको कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं। फिर हम देखिए, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ना, कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, इसमें ये कुछ ही तत्वों से मिलकर बनते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन तत्व। और क्या होते हैं? हैलोजन तत्व। और क्या होते हैं बबुआ? हैलोजन तत्व। यही सब तत्वों से मिलकर क्या होता है? ये बने होते हैं। यही सब तत्वों से मिलकर बने होते हैं, कुछ ही तत्वों से मिलकर बने होते हैं। हैलोजन का मतलब हुआ वर्ग 17। क्या हुआ बबुआ? वर्ग 17। वर्ग 17 में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, यही सब आते हैं तत्व। एगो एस्टेटिन होता है। ठीक है, तो यानी इतने तत्वों से मिलकर, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कुछ ही तत्वों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। कार्बनिक रसायन का जो होता है क्वथनांक और जो द्वरनांक होता है ना बबुआ, क्वथनांक
और जो एक द्वनांक होता है ना, ये बहुत कम होता है। क्या होता है? कम होता है। द्वनांक और क्वथनांक कम होता है। एक और सुन लीजिए कि कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ कार्बनिक पदार्थ में ही आते हैं, अकार्बनिक में नहीं आते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ सिर्फ कार्बनिक यौगिक में आते हैं, अकार्बनिक में नहीं आते हैं। इसका क्वथनांक और द्वनांक क्या होता है? कम होता है। ये जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। ये जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। ये जल में क्या होते हैं बबुआ? अघुलनशील होते हैं। यानी कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना, जल में अघुलनशील होते हैं। बताइए ना, तेल को हम लोग जल में घोलेंगे तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो क्या होता है कि ये क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। लेकिन पूछेगा क्या कि कार्बनिक यौगिक दहनशील होते हैं? हाँ, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? दहनशील होते हैं। अरे भैया, जो जल जाए, अरे कार्बनिक यौगिक ना दहनशील होता है, जिसके सहायता से आप लोग ट्रेन, मोटरसाइकिल, स्कूटी हर चीज चला रहे हैं। अभी देखिएगा, जितना लहरिया कट चला रहे हैं स्कूटी या गाड़ी उड़ी, तो इन्हीं का देन है, कार्बनिक यौगिक से चला रहे हैं। ईंधन जो होता है, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, बैटरी, सब का है? कार्बनिक यौगिक है। क्या है बबुआ? कार्बनिक यौगिक है। यानी कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? दहनशील होते हैं। ठीक। अब पूछेगा कि कार्बनिक यौगिक, आगे देखिएगा, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक में जो अभिक्रिया होती है ना, वह धीरे धीरे होती है। कार्बनिक यौगिक में जो अभिक्रिया होती है क्या होती है? धीरे धीरे होती है। क्या होती है बबुआ? धीरे धीरे होती है। ठीक। आगे हम आपको बताते हैं, कार्बनिक यौगिक में अभिक्रिया क्या होती है? धीरे धीरे होती है। ये कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना, वह कार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं? विलय होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक है जो जल में घुलनशील होते हैं, जैसे में दारू, पानी। दारू जो शराब होता है ना, वह क्या होते हैं? वह कार्बनिक होते हैं, लेकिन वह जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं बबुआ? घुलनशील होते हैं। तो कुछ होते हैं। ठीक। ये इसका क्वथनांक और द्वनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आते हैं। ये क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं। ये दहनशील होते हैं। इसमें अभिक्रिया क्या होती है? धीरे धीरे होती है। हाँ, पूछ देगा कि ये जो बंधन बनाते हैं, कौन सा बंधन बनाते हैं? स्वसंयोजक बंधन बनाते हैं। कौन सा बंधन बनाते हैं बबुआ? स्वसंयोजक बंधन बनाते हैं। कौन सा बंधन बनाते हैं? ये स्वसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं। कौन सा बंधन का निर्माण करते हैं बबुआ? यह स्वसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं। इसका घनत्व भी क्या होता है? कम होता है। यह स्वसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं। अब विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इसके जो घोल होते हैं ना, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं बबुआ? विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके जो घोल होते हैं किसके होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। अब हम आते हैं, आपको अकार्बनिक पढ़ाते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। इनऑर्गेनिक क्या होता है? हम कार्बनिक पढ़ाए हैं। आपको जहां दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कार्बनिक रसायन का सुन लीजिए। कार्बनिक रसायन वैसा होता है जिसमें कार्बन हो। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन हो वो कार्बनिक, जिसमें कार्बन न हो वो अकार्बनिक होते हैं। ठीक है। कार्बन कुछ ही, सुन लीजिए, कार्बनिक यौगिक कुछ ही तत्वों से मिलकर बनता है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एवं हैलोजन तत्व। हैलोजन वर्ग 15 को वर्ग 17 को कहते हैं। ठीक। इसका क्वथनांक और द्वनांक कम होता है। ये कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ इसमें आते हैं। ये दहनशील होते हैं, यानी कि जलने में सहायक करते हैं। ये अघुलनशील होते हैं, ये अभिक्रिया धीरे धीरे करते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसमें जो बंधन बनता है ना, वह स्वसंयोजक बंधन बनता है। कार्बन के क्षेत्र में सुन लीजिए, पहला सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। 1815 ईस्वी में जैव शक्ति सिद्धांत दिए थे। और सबसे पूछा गया कि सबसे पहला, सुन लीजिए, कि सबसे पहला कार्बनिक संश्लेषण कौन सा यौगिक का हुआ था? तो यूरिया का हुआ था। किसने किया था? बोहलर किए थे। किसने किया था? बोहलर किए थे। अमोनिया साइनेट को गर्म करके किए थे। 1828 ईस्वी में किए थे बबुआ। कब किए थे? 1828 ईस्वी में किए थे। अब हम आते हैं अकार्बनिक पे बात करते हैं। हम बात करते हैं अकार्बनिक रसायन के बारे में, कि वैसा यौगिक जिसमें कार्बन न हो उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं, यानी कि अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिसमें कार्बन न हो उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। हम बता देते हैं इसमें, आइए, कि अकार्बनिक के क्षेत्र में सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था ना, वो अकार्बनिक यौगिक का सबसे पहला जो यौगिक जो हुआ था ना, जिस प्रयोगशाला में सत्यापित हुआ था 1650 ईस्वी में। कब हुआ? 1650 ईस्वी में रुडोल्फ ग्लोवर ने, किसने बबुआ? रुडोल्फ ग्लोवर ने 1650 ईस्वी में
किसका निर्माण किसका संश्लेषण किए थे प्रयोगशाला में बबुआ सबसे पहले? तो अमोनिया नाइट्रेट का। किसका बबुआ? अमोनिया नाइट्रेट का। सबसे पहले किसका किए थे? अमोनिया नाइट्रेट का। तो पूछ देगा कि सबसे पहला अकार्बनिक यौगिक कौन है जिसका प्रयोगशाला में सत्यापित किया गया था? तो अमोनिया नाइट्रेट। कौन था बबुआ? अमोनिया नाइट्रेट। इसको किसने किया था? रुडोल्फ ग्लोवर। और कब किए थे? 1650 ईस्वी में। कब किए थे बबुआ? 1650 ईस्वी में। अब हम आपको बता देते हैं कि कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक के जो गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए बबुआ, अकार्बनिक जो होते हैं ना कि ये बहुत तेजी से क्रिया करते हैं, ये तीव्र गति से क्रिया करते हैं। जो ये क्रिया करते हैं ना तीव्र गति से करते हैं, ये जल में क्या होते हैं? ये घुलनशील होते हैं। ये जल में क्या होते हैं बबुआ? ये जल में घुलनशील होते हैं। ये जल में क्या होता है? ये जल में घुलनशील होते हैं। जैसे नमक पानी को घोलिएगा तो धाए से घुल जाएगा। नमक का जो सूत्र होता है NaCl। बताइए में कहीं कार्बन दिखाई दे रहा है? हाई क्लोरीन है, हाई सोडियम है, इसमें कहीं कार्बन दिखाई दे रहा है? धाए से पानी में घुल जाता है। देखते हैं कि नहीं? अब आते हैं हम आके 3 नंबर बबुआ। इसका जो जलीय विलयन होता है ना, इसका जो जलीय विलयन होगा यानी कि अकार्बनिक पदार्थ का इनऑर्गेनिक यौगिक का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं बबुआ? सुचालक होते हैं। ये क्या होता है? ये सुचालक होते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं। चलिए इसमें बता देते हैं कि इसमें ये क्या होते हैं? ये अदहनशील होते हैं, ये जलते नहीं हैं। ये क्या होता है? ये अदहनशील होते हैं। ये क्या होते हैं बबुआ? ये अदहनशील होते हैं। पूछेगा अकार्बनिक पदार्थ कैसा यौगिक का निर्माण करता है, कैसा बंधन का? तब बबुआ सुन लीजिए, इसमें ना आयनिक बंधन और क्या होते हैं? सहसंयोजक बंधन भी होते हैं। आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन भी होते हैं। क्या होते हैं बबुआ? सहसंयोजक बंधन भी होते हैं। इसमें आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन दोनों होते हैं इसमें। और पूछा जाएगा कि जो अकार्बनिक पदार्थ है, तो अकार्बनिक पदार्थ सभी तत्वों से मिलकर बनते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जो होता है क्या होते हैं? सभी तत्वों से मिलकर बने होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ होता है ना बबुआ, वो तेजी से क्रिया करता है। अकार्बनिक पदार्थ जो होता है ना वो सुन लीजिए, अकार्बनिक पदार्थ होता है यह जल में क्या होता है? ये घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। इसका जो जलीय घोल होता है ना वो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इसमें एक साथ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं आते हैं। ये क्या होते हैं? अदहनशील होते हैं, यानी कि ये जलते नहीं है। ईटा पत्थर जली, लोहा का जलेबा जली, लोहा नहीं जलेगा ना। सोना को जलाएंगे वो पिघल जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा, फिर ठोस अवस्था में आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें जो बंधन बनता है ना वो आयनिक बंधन बनता है। और कौन बंधन बनता है? सहसंयोजक बंधन बनता है। आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन बनता है। आयनिक बंधन और कौन बंधन बनता है? सहसंयोजक बंधन बनता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं आते हैं, ये तीव्र गति से क्रिया करते हैं। पूछा जाएगा अकार्बनिक के क्षेत्र में सबसे सुन लीजिए। अच्छा, एक और चीज है कि जो कार्बनिक यौगिक होंगे ना वह जटिल होते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जटिल होते हैं। और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? सरल होते हैं। क्या होते हैं? सरल होते हैं। अकार्बनिक रसायन यानी सबसे पहला कौन एक ऐसा यौगिक था जिसको प्रयोगशाला में, कौन एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में सबसे पहला बार सत्यापित किया गया था, संश्लेषण किया गया था? तो कौन था बबुआ? अमोनिया नाइट्रेट। कौन था? अमोनिया नाइट्रेट। इसको किसने किया था? रुडोल्फ ग्लोवर ने किया था। कब किए थे बबुआ? 1650 में किए थे। कब किए थे? 1650 में किए थे। कब किए थे? 1650 में किए थे। ठीक, ये आयनिक और सहसंयोजक दोनों होते हैं। आयनिक बंधन का मतलब हुआ जिसमें धातु और अधातु दोनों हो, जिसमें धातु और अधातु क्या हो? दोनों हो। इसमें आयनिक बंधन में क्या होता है कि एक देगा इलेक्ट्रॉन तो दूसरा क्या कर लेगा? ले लेगा। लेकिन सहसंयोजक में क्या होगा कि हम आपको दे रहे हैं, आप भी हमको दीजिए, हम आपको दे रहे हैं, आप भी हमको दीजिए। आयनिक में होगा ना, आयनिक में होगा क्या कि हम किसी को 10 रुपया दे दिए, वो ले लिया, रख लिया, और दिए तो हमारे ऊपर क्या बन गया? प्लस, और लिया तो उसके ऊपर क्या बन गया? माइनस। यही जो देखिए लेने देने के क्रम में जो आयनों का निर्माण होता है ना, इसी से बनता है आयनिक बंधन, और सबसे मजबूत बंधन होता है। लेकिन सहसंयोजक बंधन देखिए, सहसंयोजक बंधन में क्या होगा कि हम आपको 5 रुपये दे रहे हैं, आप भी हमको 5 रुपया दीजिए। इससे जो बंधन बनता है उसको कहते हैं सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। हालांकि एक होता है फिजिकल रसायन भी होता है, एक फिजिकल रसायन भी होता है। तो आपको बता देते हैं कि फिजिकल यानी कि भौतिक रसायन क्या होता है। सुन लीजिए कि भौतिक नियमों के सहायता से,
भौतिक नियमों की सहायता से, भौतिक नियम कहिए या सिद्धांत कहिए, इसकी सहायता से रासायनिक क्रिया जब कराई जाती है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। किसकी सहायता से बनता है बबुआ, कि भौतिक, सुन लीजिए, भौतिक क्रियाकलापों एवं सिद्धांतों की सहायता से, भौतिक क्रियाकलापों एवं सिद्धांतों की सहायता से जो बनता है ना, सुन लीजिए, भौतिक क्रियाकलापों और सिद्धांतों की सहायता से जब रासायनिक क्रिया कराई जाती है उसको क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ, भौतिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक हैं। अब हम बता देते हैं कि भौतिक रसायन के क्षेत्र में, भौतिक रसायन के क्षेत्र में सबसे पहला जो होता है ना, सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो वांट हाफ को मिला था। किसको मिला था बबुआ, वांट हाफ को मिला था। किसको मिला था, वांट हाफ को मिला था। कब मिला था, वांट हाफ को 1901 ईस्वी में मिला था। कब मिला था, 1901 ईस्वी में मिला था। कब मिला था बबुआ, 1901। वांट हाफ, वांट हाफ किसको मिला था बबुआ, वांट हाफ। किस क्षेत्र में मिला था, फिजिकल रसायन के क्षेत्र में मिला था। फिजिकल रसायन क्या होता है कि वैसा रसायन जिसमें भौतिक नियमों के आधार पर रासायनिक क्रिया कराई जाती है। इसी के साथ हम देखिए बताते हैं कि यौगिक, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक तीनों को हम समझा दिए हैं। हालांकि यौगिक को मुख्य रूप से सुन लीजिए, या रसायन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था, ये कार्बनिक, अकार्बनिक और फिजिकल, ये तीनों को समझाए हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि हम जितना पढ़ाएं बच्चों तक पहुंचे और सभी बच्चे इसको पढ़ें। जहां दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा और जो दिक्कत होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।